नमस्कार दोस्तों। देखिए, हमारा चल रहा था राजस्थान का भूगोल और राजस्थान के भूगोल में हम पढ़ रहे थे राजस्थान के भौतिक प्रदेश। भौतिक प्रदेशों में हमने अब तक पढ़ लिए थे, अब वो पढ़ लिया था थार के मरुस्थल का वर्गीकरण। आज हम थार के मरुस्थल की विशेषताओं के बारे में अध्ययन करते हैं। देखिए, थार के मरुस्थल की विशेषताएं, हेडिंग डाल लीजिए विशेषताएं। तो थार के मरुस्थल की विशेषताओं की बात करें तो सबसे पहले इसकी विशेषता ये है कि थार का मरुस्थल विश्व का सर्वाधिक जैव विविधता एवं जन घनत्व वाला मरुस्थल है। इसलिए इसे कौन सा प्रदेश? इसलिए इसे धनी प्रदेश कहते हैं। तो थार का मरुस्थल जो है वो विश्व का सर्वाधिक जैव विविधता एवं जन घनत्व वाला मरुस्थलीय प्रदेश है, इसलिए इसको विश्व का धनी प्रदेश कहते हैं। दूसरी विशेषता की बात करें तो थार के मरुस्थल में परंपरागत एवं गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के भंडार हैं। इसलिए इसे विश्व का शक्ति गृह कहा जाता है। विश्व का शक्ति गृह, बर्ड्स पावर हाउस, विश्व का शक्ति गृह कहा जाता है। ठीक है ना। ये आप जानते होंगे हमारे ऊर्जा के परंपरागत स्रोत कौन से होते हैं, जैसे कि कोयला हो गया। गैर परंपरागत जैसे कि हमारी गैसें वगैरह हो गई। उसके बाद हम बात करें थार के मरुस्थल की विशेषताओं के बारे में, तो थार के मरुस्थल अगली विशेषता है, यह प्रदेश भारत में न्यून वायुदाब का केंद्र बिंदु है। तो भारत में न्यून वायुदाब का केंद्र बिंदु क्या है हमारा? वो है हमारा थार का मरुस्थल। उसके बाद में अगली विशेषताओं की बात करें तो थार का मरुस्थल जो है वो राजस्थान का राजस्थान का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश एवं न्यूनतम जन घनत्व वाला प्रदेश है। देखिए, इन विशेषताओं में आप कंफ्यूज मत होना, दो विशेषताएं अलग अलग से। अगर विश्व की बात करें तो विश्व में तो थार का मरुस्थल सर्वाधिक जन घनत्व वाला प्रदेश है, लेकिन अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में थार का मरुस्थल जो है वो न्यूनतम जन घनत्व वाला प्रदेश है। तो दोनों बातें अलग अलग हैं, कंफ्यूज मत होना। एक किसके साथ तुलना है? एक हमारी विश्व के साथ तुलना है, जबकि एक केवल राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के साथ इसकी तुलना है। अगली से इसकी विशेषताओं की बात करें तो अगली विशेषता है
थार के मरुस्थल में क्या पाई जाती है हमारी टर्शरी कालीन अवसादी चट्टानों की प्रधानता है। थार के मरुस्थल में टर्शरी कालीन अवसादी चट्टानों की प्रधानता है। टर्शरी कालीन अवसादी चट्टानों की प्रधानता है इसलिए इस क्षेत्र में क्या पाए जाते हैं जीवाश्म खनिज पाए जाते हैं। इस क्षेत्र में जीवाश्म खनिज पाए जाते हैं। जीवाश्म खनिज जैसे कि हमारा हो गया कोयला हो गया, प्राकृतिक गैस हो गई, चूना पत्थर हो गए आदि क्या है हमारी ये जीवाश्म खनिज है। अगली से इसकी विशेषताओं की बात करें तो अगली विशेषता है इसकी कि राजस्थान के थार के मरुस्थल में जो मृदा का विस्तार है वो कैसा है। तो थार के मरुस्थल में एंटीसॉल तथा एरिडिसॉल मृदा का विस्तार है। एंटीसॉल तथा एरिडिसॉल मृदा का विस्तार है। ठीक है ना। तो थार के मरुस्थल में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है हमारी एंटीसॉल तथा एरिडिसॉल मृदा पाई जाती है। उसके बाद हम बात करें तो थार के मरुस्थल की प्रमुख जो नदी है, थार के मरुस्थल की हमारी प्रमुख नदी की बात करें तो प्रमुख नदी कौन सी हमारी लूनी नदी है। कौन सी नदी लूनी नदी है, जिसे क्या कहा जाता है थार के मरुस्थल की गंगा भी कहा जाता है। ठीक है ना। तो प्रमुख नदी कौन सी हो गई हमारी लूनी नदी। इसके बाद में हमने वर्गीकरण पे बात की थी और वर्गीकरण के बारे में हमने थार के मरुस्थल को दो भागों में विभाजित किया था। तो वो कुछ विशेषताएं हैं वो पर्टिकुलर उस क्षेत्र के आधार पे हम पढ़ लेंगे। तो अब बात करते हैं इन थार के मरुस्थल के जो विभाजन है उसके बारे में। चलिए देखिए, थार के मरुस्थल की विशेषताओं को पढ़ने के बाद अब हम पढ़ते हैं इसकी प्रमुख कुछ शब्दावली है। क्या है प्रमुख शब्दावली। तो अब थार के मरुस्थल के बारे में कुछ प्रमुख शब्दावली है उस पर हम विचार करते हैं। तो प्रमुख शब्दावली में हमारी पहली जो शब्दावली है वो है हमारी थली। क्या थली क्या है। तो देखिए स्थानीय भाषा में थार के मरुस्थल को स्थानीय भाषा में थार के मरुस्थल को किस नाम से जाना जाता है थली के नाम से पुकारते हैं। थार के मरुस्थल को थली के नाम से जाना जाता है। थली के नाम से जाना जाता है। तो स्थानीय भाषा में थार के मरुस्थल को किस नाम से जाना जाता है हमारा थली के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में अगली शब्दावली की बात करें तो वो बात करते हैं हम धोरे। देखिए थार के मरुस्थल में बालुका स्तूप युक्त टीलों को थार के मरुस्थल में रेतीले, ऐसे लिखो रेतीले बालुका स्तूपों को स्थानीय भाषा में धोरे कहा जाता है। स्थानीय भाषा में धोरे कहा जाता है। तो थार के मरुस्थल में रेतीले बालुका स्तूपों को स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है धोरे कहा जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं हम घासी क्या है। तो देखिए
रेतीले बालुका स्तूपों के ऊपर रेतीले बालुका स्तूपों के ऊपर जो ऊंटों का चलने का मार्ग होता है, जो ऊंटों के चलने का मार्ग होता है उसे घासी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? घासी कहते हैं। तो रेतीले बालुका स्तूपों के ऊपर जो ऊंटों के चलने का मार्ग बन जाता है, उस मार्ग को किस नाम से पुकारते हैं? हम घासी के नाम से पुकारते हैं। उसके बाद में अगली शब्दावली की बात करें तो वो है हमारी लू। देखिए, ग्रीष्म काल में चलने वाली गर्म शुष्क पवन को लू कहते हैं। तो देखिए, थारकी मरुस्थल में ग्रीष्म काल में जो गर्म शुष्क पवन चलती है उसको किस नाम से पुकारते हैं? उसको लू के नाम से पुकारते हैं। अगली बात करते हैं, अगली जो शब्दावली वो है हमारी भवूल्या। वो क्या है? भवूल्या। तो देखिए, भवूल्या क्या है? भवूल्या एक वायु का भंवर होता है। तो ग्रीष्म काल में वायु के चक्रवात से निर्मित मिट्टी नुमा भंवर को भवूल्या कहते हैं। तो भवूल्या क्या होता है? ये एक वायु का चक्रवात होता है। उसके बाद हम बात करें तो वो बात करते हैं हम मावठ। अगली शब्दावली है वो है हमारी मावठ। तो मावठ की बात करें तो शीतकालीन से पहले मावठ की बात करें तो भूमध्य सागरीय चक्रवातों द्वारा पश्चिमी विक्षोभों से होने वाली शीतकालीन वर्षा को क्या कहते हैं? मावठ कहते हैं। शीतकालीन वर्षा को मावठ कहते हैं। देखिए, मावठ की एक और विशेषता है। क्या है कि ये जो मावठ होती है वो मावठ रबी की फसल के लिए बहुत ही लाभदायक होती है। इसलिए इसको किस नाम से? गोल्डन ड्रॉप के नाम से भी पुकारते हैं, सुनहरी बूंदों के नाम से भी जाना जाता है। मावठ यह वर्षा रबी की फसल और रबी की फसल में भी अगर प्रमुख फसल आपसे पूछे तो वो फसल बताना आप गेहूं। रबी की फसल के लिए अत्यधिक लाभदायक होती है। इसलिए इसे सुनहरी
बूंदों, या ऐसे कह लो गोल्डन ड्रॉप्स, गोल्डन ड्रॉप्स, सुनहरी बूंदों के नाम से पुकारते हैं, के नाम से पुकारते हैं, सुनहरी बूंदों के नाम से पुकारते हैं। ठीक है ना। इसके बाद में अगली बात करते हैं, तो वो कहते हैं हम किसके बारे में, पुरवैया। पुरवैया, तो पुरवैया क्या है, तो पुरवैया की बात करें तो मानसूनी समय में दक्षिण पश्चिमी मानसून द्वारा दक्षिण पश्चिमी मानसून द्वारा बंगाल की खाड़ी की शाखा से राजस्थान में पूर्व दिशा से होने वाली वर्षा को पुरवैया कहते हैं। होने वाली वर्षा को पुरवैया कहते हैं। और पुरवैया की एक विशेषता और है कि राजस्थान के अधिकतर जिलों में पुरवैया द्वारा लगभग 90% वर्षा होती है। पुरवैया द्वारा राजस्थान के कई जिलों में लगभग 90% वर्षा होती है। कई जिलों में लगभग 90% वर्षा होती है। लगभग 90% दिख रहा है, 90% वर्षा होती है। ठीक है। उसके बाद में एक दो विशेषता और हैं। अगली विशेषता जैसे, चलो पहले ये लिख लो। तो देखिए, पुरवैया के बाद में अगली शब्दावली की बात करें तो अगली शब्दावली है वो है हमारी रन। इसी का दूसरा नाम है टाट। इसी का दूसरा नाम है तल्ली, और इसी का दूसरा नाम है हवेनती। तो ये चार नाम है इसके, हवेनती। रन, टाट, तल्ली, हवेनती एक ही बात है, ये सभी के नाम एक ही के नाम है ये चारों। तो देखिए होता क्या है, जैसे कि ये दो हमारे क्या हैं, धोरे हैं। धोरे आप समझ गए, हमने बता दिया। दो मिट्टी के टीले हैं, उनको क्या कहा है, बालुका स्तूपों को धोरे कहता है। इन दो बालुका स्तूपों के मध्य में जब बरसात का पानी भर जाए तो बरसात के पानी से निर्मित जो झील होती है या पोखर होती है, कुछ भी कह लो, छोटी झील कह सकते हो, उसे क्या बोलते हैं, हम रन बोलते हैं। ठीक है ना। तो आप समझ गए होंगे ये क्या है, हमारे दो बालुका स्तूप हैं। दो बालुका स्तूपों से बरसात के पानी से निर्मित जो झील होती है उसे किस नाम से पुकारते हैं, हम रन के नाम से पुकारते हैं। तो चलिए लिख लीजिए इस बारे में, यही लिख देता हूं। दो धोरों के मध्य में, दो, ऐसे लिख लो, दो बालुका स्तूपों के मध्य में, तो बालुका स्तूपों के मध्य में वर्षा का पानी भरने पर निर्मित अस्थायी झील को रन कहते हैं। अस्थायी झील को रन कहते हैं।
उदाहरण के रूप में आप लिखना चाहो तो राजस्थान का सबसे बड़ा रन है वो है हमारा थोब रन। तो लिख लो राजस्थान का सबसे बड़ा रन थोब रन है। थोब रन ये कहाँ पर है? बाड़मेर में है। थोब रन है। राजस्थान का सबसे बड़ा रन कौन सा है? थोब रन है। इसके बाद हम बात करते हैं हम पिलाया। उसके बाद हम बात करते हैं किसके बारे में? पिलाया के बारे में। तो देखिए जब दो बालुका स्तूपों के मध्य में बरसात का पानी भर जाता है और उस बरसात के पानी से जो झील निर्मित होती है और वह झील कैसी हो जाए? हमारी स्थायी झील हो जाए। तो उस स्थायी झील को किस नाम से पुकारेंगे? फिर पिलाया के नाम से पुकारेंगे। तो इसकी परिभाषा क्या बन जाएगी? दो बालुका स्तूपों के मध्य में बरसात का पानी भरने पर निर्मित स्थायी झील को किस नाम से पुकारेंगे? हम पिलाया के नाम से पुकारेंगे। तो आप इसकी परिभाषा लिख सकते हो, लिख लीजिएगा इसकी परिभाषा। तो उसके बाद में एक बिंदु और आता है शब्दावली में, वो आता है हमारा बोल्सन। वो क्या आता है हमारा? बोल्सन। बोल्सन क्या होता है? बोल्सन होता है हमारा कि जब इन रन अथवा पिलाया का पानी सूख जाए, तो पानी सूखने के उपरांत जो दलदली भूमि निर्मित होती है, उस दलदली भूमि को किस नाम से पुकारते हैं? हम बोल्सन के नाम से पुकारते हैं। तो चलिए मैं दोनों की परिभाषा आपको बता देता हूँ। पहली परिभाषा लिख लीजिए पिलाया की परिभाषा लिख लो। वर्षा के पानी से निर्मित, शॉर्ट में लिखा देता हूँ, आप पूरी परिभाषा लिख लेना। वर्षा का पानी भरने पर निर्मित स्थायी झील। ये तो हमारी अस्थायी झील होती है, जबकि ये कैसी है? स्थायी। निर्मित स्थायी झील को पिलाया कहते हैं। स्थायी झील को पिलाया कहते हैं। इसके बाद में बोल्सन क्या है कि जब रन अथवा पिलाया का जो पानी भरा हुआ है वो पानी क्या हो जाए? सूख जाए। जैसे पानी पिलाया तो हमारी खैर स्थायी है, लेकिन किसका पानी सूखेगा? पहले रन का पानी सूखेगा। तो जब रन का पानी सूख जाए तो पानी सूखने के उपरांत जो दलदली भूमि का निर्माण होगा, उस दलदली भूमि को किस नाम से पुकारेंगे? हम बोल्सन के नाम से पुकारेंगे। तो लिख लीजिए झील का पानी सूखने पर निर्मित दलदली भूमि को बोल्सन कहते हैं। दलदली भूमि को बोल्सन कहते हैं। तो ये कुछ थारके मुस्तल की तुम्हारी प्रमुख शब्दावली थी। 8-10 शब्दावली है। उसके बाद में अगली जो चर्चा है वो थारके मुस्तल के वर्गीकरण पर हम अगले पार्ट में करेंगे। थैंक यू।